हूं कुछ अच्छी पंक्तियां हैं आपके लिए। नमस्ते धीर सिंह। तो वो बोल रहा हूं, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया बदलता है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सूरज बनकर चमकता है। बहुत अच्छी लाइन है और विशेषकर मेरे सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जो इस समय बिल्कुल पूर्ण रूप से अंधेरे से ही जंग जीत रहे हैं, क्योंकि जो ये 40-45 दिन का समय है उनके लिए वो अंधेरे में ही रह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सारा समय मैक्सिमम पढ़ने में निकल रहा है। और जो अंधेरे से जंग जीत रहा है वो थोड़ी दिन बाद सूरज की तरह चमकेगा, और जरूर चमकेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन लगेगा कि हाँ आज मजा आया। साथ ही साथ एक और छोटी सी लाइन लिखी है, मैंने लिखी, मैं नहीं लिखता, ये मान लो कहीं से ली है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। 45 दिन का समय खुद से वादा कर रखा है, हौसला नहीं हारूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्लास स्टार्ट करने से पहले पुनः पहली क्लास और दूसरी क्लास की रिपीटेशन बात करूंगा। आपको कोई से भी 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे और मजबूत कर लेना है, केमिस्ट्री, और मेरा मानना यह है कि केमिस्ट्री और साथ में एक सब्जेक्ट और। बार बार एक ही बात, फिजिक्स की टेंशन ना करें। फिजिक्स ना कभी किसी से हुई है और ना हो सकती है 5 महीने में। वही बच्चा कर सकता है जिसने बहुत पहले नीट की तैयारी कर रखी है, वही फिजिक्स को अच्छे से कर सकता है। मजाक करना, हंसाना क्लास में अलग बात है, लेकिन पेपर को करना फिजिक्स में बहुत अलग बात है। जब बच्चे टेस्ट सीरीज से निकलते हैं मेरे यहां से, तो वो कहते हैं कि सर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सही किए हैं, तो मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं, एक बार अपनी आंसर की मिलाना, फिर मुझे व्हाट्सअप करना कितने सही हैं। तो फिजिक्स के मामले में बिल्कुल टेंशन ना करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, 4-5 चैप्टर जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। केमिस्ट्री हमें नहीं छोड़नी। बॉटनी जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो बड़ा शानदार हो। आज की जो रिपीटेशन क्लास है उसके अंदर क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं उनको रिपीट करूंगा, और साथ ही साथ क्लास नंबर 3 जो हमारी आज स्टार्ट होगी वो पॉलीमर स्टार्ट होगी। देखिए, बहुलक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, और बायोमोलिक्यूल्स पर 2 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर ये जो 3 टॉपिक है इनसे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं जो अगला टॉपिक लूंगा वो सरफेस केमिस्ट्री लूंगा, वो आपको 2 या 3 क्वेश्चन देगा। उसके बाद मैं मेटलर्जी लूंगा, वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन देगा। ये 4-5 जो चैप्टर है ये महज 30-30 मिनट के चैप्टर्स हैं। आप राजस्थान बोर्ड की बुक को अपने सामने रखें और अपने आप आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस या सारे पेपर्स हमसे सॉल्व हो रहे हैं। साथ ही साथ अपने दिमाग में एक बात और ध्यान रखें, जो हमारा रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर था और अजमेर का जो पेपर, जो हमारा आरपीएससी का जो पेपर है, इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक ही पैटर्न पर चलता है, लेकिन जैसे ही हमारा ये सेकंड ग्रेड का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद बचे हुए 1.5 से 2 महीने मैं आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, और साथ ही साथ इसी तरीके से सॉल्यूशन क्लास लूंगा रीट की मेंस पेपर की, पूरी साइंस की। आप ये ना सोचें मुझे फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, लेकिन वो सेकंड ग्रेड स्तर का नहीं आता। लेकिन हाँ, जो रीट का जो कोर्स दे रखा है उस स्तर का मुझे बहुत अच्छा तरीके से आता है। तो आप बेफिक्र रहें, ये तीनों टॉपिक्स हम 17, जैसे ही आप 24 दिसंबर को फ्री हो जाएंगे उसके बाद हमें 1.5 महीने का समय मिलेगा, तो इसी सीक्वेंस में मैं इन्हीं क्लासों को स्टार्ट करूंगा। जो स्टूडेंट अभी हाल में नए जुड़े हैं वो एनएम क्लासेस के ऐप पर जा सकते हैं। एनएम क्लासेस का इस तरह का मोनोग्राम है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां जा सकते हैं, वहां से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और चाहे तो ये जो मैं रोज क्लासेस लेता हूं उसका एक फोल्डर बना हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो मैंने दोनों पेपरों पर बताया है उसी से रिलेटेड है। साथ ही साथ जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो सब आपसे आरपीएससी में पूछे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड में पूछा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड में पूछा हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा हो। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर है। जब भी आप खाना खाएंगे, मेरी क्लासेस आपको खाना खाते समय देखनी है बस। ये मान लीजिए खाने वाली क्लास, इसका नाम है खाने वाली क्लास। जो मैं कह रहा हूं उसको खाना खाते समय सुबह और शाम सुनना है। अगला जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पर बेस है।
पहले ही मैं आपको बता चुका कि प्रोटीन जो होते हैं उनमें 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है। कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जिनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें तृतीयक संरचना होती है, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें चतुर्थक संरचना होती है। इस बेसिस पर आरपीएससी अब तक 2 तरह का क्वेश्चन पूछ के आई है। अगर आपसे सिंपल बात करें कि इस प्रकार का प्रोटीन है जिसमें एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम है, एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम है, एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम है, तो वो प्रोटीन की कौन सी संरचना है? तो आप सबको तुरंत याद आ जाना चाहिए जिसमें एमिनो अम्लों का एक विशिष्ट क्रम होगा, किसी तरह के बॉन्ड की बात नहीं करेगा लैंग्वेज में, सिंपल बोलेगा एमिनो अम्लों का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वो प्रोटीन की कौन सी संरचना होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण प्रोटीन की स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाती है, या मैंने आपसे कहा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर हो जाती है, ये प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। आपसे आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में यही क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन की जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, प्रोटीन की जो सीढ़ी नुमा संरचना बनती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है, वो उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? तो अभी अभी मैंने कहा प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अच्छे से क्वेश्चंस को याद करें। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, 2 विटामिन के बारे में बता चुका। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन आरपीएससी के हैं कहीं ना कहीं। हमने बात की परनीसियस एनीमिया, विटामिन बी12 की कमी से पड़ा परनीसियस एनीमिया होता है। हमने कहा आरबीसी के भुरभुरेपन में वृद्धि, हमने पढ़ा मसल्स का कमजोर हो जाना विटामिन ई की कमी से होता है, और आप सबको पता है विटामिन बी1 की कमी से जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं? बेरी बेरी, जिसके अंदर आप सबको पता है भूख नहीं लगती। कई बार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब बच्चे को भूख नहीं लग रही, तो आपको विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स है उसकी गोलियां देता है। विटामिन बी1 की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का आप सबको पता है नाम क्या है? बेरी बेरी, और विटामिन बी1 का ही दूसरा नाम क्या है? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज। सुक्रोज, अब सुक्रोज के ऊपर आरपीएससी हमेशा हमसे 3 क्वेश्चन पूछती है। आप आश्चर्य करेंगे, जो आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे वैसे के वैसे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में पूछ लिए गए, या सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट ग्रेड में या आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछ लिए गए। मेरा टारगेट यही है, ये सारे क्वेश्चन तो आपको कम से कम रटे होने चाहिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं। सुक्रोज के मामले में अगर हम बात करें तो सुक्रोज पर आरपीएससी ने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, सुक्रोज मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड? तो आप सबको पता है सुक्रोज डाइसैकेराइड है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, सुक्रोज के ऊपर सबको पता है कि सुक्रोज 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा कौन सा होता है? फैक्ट्रोज। तो क्वेश्चन यही है कि सुक्रोज किन मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है? तो आपको पता है ग्लूकोज फैक्ट्रोज, ग्लूकोज फैक्ट्रोज, ये तो हो नहीं सकता तीसरा। देखिए कई बार ऑप्शन पर भी जाना पड़ता है, ग्लूकोज फैक्ट्रोज। अब हमें याद आना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर की रिंग बनती है उसको पायरलोज कहते हैं, और फैक्ट्रोज के अंदर जो 5 मेंबर की रिंग बनती है उसे फुर्नोज कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोपायरनोज फैक्ट्रोफुर्नोज, हो सकता है। ग्लूकोपायरनोज फैक्ट्रोपायरनोज, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फैक्ट्रोज पायरनोज थोड़ी है, फैक्ट्रोज में 5 मेंबर की रिंग थोड़ी है, बल्कि कौन सी है? फुर्नोज। अब आपको फाइनली याद करना है कि सुक्रोज जिन 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और फैक्ट्रोज कौन सा होता है? बीटा डी फैक्ट्रोज। इसीलिए जो इसका आंसर है वो आपने आरपीएससी ने क्या माना? चौथा आंसर इसका क्या? वापिस सुने, सुक्रोज के ऊपर एग्जामिनर हमसे 3 क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका। पहला क्वेश्चन, सुक्रोज क्या है? या तो ऑप्शन में मिलेगा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड नहीं मिले तो चुपचाप मिलेगा ओलिगोसैकेराइड। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या मिलता है? इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? आंसर क्या याद रखना है? सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है, सारे डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ किसे छोड़कर? सुक्रोज को छोड़कर। तीसरा क्वेश्चन, सुक्रोज जिन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है वो क्या क्या है? तो आप कहोगे एक तो ग्लूकोज है, दूसरा फैक्ट्रोज है। अब ग्लूकोज कौन सा है? तो आप कहोगे ग्लूकोज तो अल्फा है, और फैक्ट्रोज के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है? बीटा है। फिर सोचोगे ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर की रिंग को पायरनोज कहा था, और फैक्ट्रोज में 5 मेंबर की रिंग को हमने क्या कहा था? फुर्नोज कहा।
तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन पुराने आगे पीछे चलेंगे मैं सबको जोड़ता चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर की रिंग बनती है, ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर की रिंग बनती है, उस रिंग को क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा ग्लूकोज के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनती है वो रिंग कौन सी कहलाती है? पायनोज कहलाती है, जिसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ग्लूकोज 2 रूपों में मिलता है, समझना। एक ग्लूकोज का ये वाला रूप, ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना होती है ना, वो 2 रूपों में मिलती है। ये ग्लूकोज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HOH HOH OH H OH CS2OH और H। ग्लूकोज की 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। एक को बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को बोला जाता है बीटा डी ग्लूकोज। इस तरह से OH H H OH OH H H OH। खाना खाते समय कुछ नहीं करना है, बनाना नहीं है, राजस्थान बोर्ड की बुक सामने रखनी है खाली, बस उसी को ही देखना। सोचेंगे कि ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज की हवर्त स्ट्रक्चर कहलाती है। ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। ग्लूकोज 2 रूपों में मिलता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज होता है और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है। दोनों में अंतर क्या है? पहले नंबर के कार्बन में अंतर है। इसमें H ऊपर है, OH नीचे है, जबकि इसमें OH ऊपर है और H नीचे है। इस वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, इस वाले कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। तो आपसे 2 तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछेगा। ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है? तो आप कहोगे आपस में एनोमर्स है। और वो पूछे कौन से कार्बन में अंतर है, तो आप क्या कहेंगे? कौन से नंबर के कार्बन में अंतर है? 1 नंबर के कार्बन में अंतर है। तो आपसे पूछा गया कि ग्लूकोज के जो एनोमर्स हैं उनमें 2 रूप होते हैं, एक अल्फा रूप और एक बीटा रूप। आखिरकार इनके अंदर कौन से नंबर के कार्बन के विन्यास में अंतर होता है? तो आप आंसर क्या करेंगे? कार्बन 1 नंबर के विन्यास में क्या होता है? अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, इनमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है? आवश्यक एमिनो अम्ल का तरीका बता चुका, टीवी माइल पाथ। टी का मतलब आपको पता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन है क्या? नहीं है। वी का मतलब वैलिन, हाँ वैलिन है, वैलिन आवश्यक एमिनो अम्ल है, वैलिन। एम का मतलब मैथियोनिन है क्या? मैथियोनिन नहीं, मैथियोनिन तो नहीं है। आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन तो भाई है, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन जुड़वा भाई हैं, साथ रहते हैं। एक ल्यूसिन है और एक आइसोल्यूसिन है। हाँ साहब, वैलिन भी है और साथ में कौन सा है? ल्यूसिन है। याद करो, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मैथियोनिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन सगे भाई हैं, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन सगे भाई हैं, लेकिन एलानिन और फिनाइल एलानिन सगे भाई नहीं है। ल्यूसिन आइसोल्यूसिन साथ साथ रहते हैं, लेकिन एलानिन फिनाइल एलानिन तू अलग मैं अलग, अपन दोनों में बटती नहीं है। एक आवश्यक एमिनो अम्ल है, दूसरा अनावश्यक एमिनो अम्ल है। फिनाइल एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल है, लेकिन एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। तो वही बात, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मैथियोनिन, ल्यूसिन का भाई आइसोल्यूसिन, तो लाइसिन भी है। ये पी कौन है? यही पी सबसे खतरनाक है, फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल है, लेकिन एलानिन आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन, वैलिन, मैथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन, ये ट्रिप्टोफेन, ये थ्रियोनिन, ये ट्रिप्टोफेन, ये थ्रियोनिन, और H का मतलब हिस्टिडीन। तो समझ में आ गया होगा इसमें 2 आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? ल्यूसिन और कौन से हैं? वैलिन है। अगर आपको ऐसा भी याद होता कि एलानिन और फिनाइल एलानिन नाम के 2 भाई हैं, लेकिन फिनाइल वाला तो आवश्यक है और जो एलानिन है सिंपल वो आवश्यक नहीं है, तो उसी से पता चल जाता जिसमें 5th है वो वाले पोर्शन तो वैसे ही गलत हो जाते। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे आरपीएससी कई बार पूछ चुकी। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने, हाँ हमें पता है एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं। अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं, बिल्कुल पता है अल्फा एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं। प्रोटीन का जल अपघटन करने पर एमिनो एसिड्स मिलते हैं, एल टाइप के एमिनो एसिड्स मिलते हैं। सारे एमिनो एसिड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर ग्लाइसिन को छोड़कर। आपसे पूछा गया इनमें से वो कौन सा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता, तो मैंने आपसे कहा था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता। सोचेंगे एमिनो अम्ल तो साहब अम्ल तो होगा, साथ में अल्फा पोजीशन पर एमिनो, इसीलिए नाम बना एमिनो अम्ल। इसी पोजीशन पर अगर H भी लगाओ और इसी पोजीशन पर H भी लगाओ तो ये वाला कार्बन तो किरेल है नहीं, इस स्ट्रक्चर को ग्लाइसिन कहते हैं। और आप सबको पता है कि ग्लाइसिन क्या नहीं होती, प्रकाशिक सक्रिय एमिनो एसिड्स नहीं है। एक बात और, अगर आप सबको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स में आप इसको भेजें, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है जितने स्टूडेंट जुड़ते हैं। और इस बात से बेफिक्र रहें, बार बार कहूंगा कि इससे कभी कोई कंपटीशन पर फर्क नहीं पड़ता। जिसका भाग्य में है उसके भाग्य को कोई नहीं छीन सकता, उसका होना ही तय है। और मान के चलो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमें लगता है कि हमारे प्रचार करने से, फैलाने से वो हमें कंपटीशन देगा, तो वो तो किसी और तरीके से भी पढ़ सकता है। इसीलिए इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी अगर क्लासेस पसंद आती है मन से, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगला क्वेश्चन बहुलक। आपसे पिछली बार जो मैंने आज की क्लास ली उसमें से 6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार जो हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का 2018 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें 6 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से थे। एक भी क्वेश्चन नहीं था किससे, इलेक्ट्रो से। एक भी क्वेश्चन थर्मो का इजी सा क्वेश्चन था, केमिकल काइनेटिक का इजी सा क्वेश्चन था। उसने तो 5-6 चैप्टर पकड़ लिए थे बस, जो 3 तो हमने कर लिए। अभी और मैं कराऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा एग्जामिनर क्या पकड़। अब आप सबको पता है 2 तरह के बहुलक होते हैं। एक बहुलक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होते हैं थर्मोसेटिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसे इच्छा अनुसार आप किसी भी रूप में बदल लें। और सबको पता होता है कि जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है उसका एग्जाम्पल इनमें कौन है, बैकेलाइट। बैकेलाइट आप सबको पता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण, जबकि पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन ये सब थर्मोसेटिक बहुलक का उदाहरण है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। और बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिक का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये पूरा बहुलक इसमें आ गया। रबड़, कोई सा भी रबड़ हो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन तो जरूर हो। 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4, डाइईन ये चीज ब्यूटाडाइन। अब आप सबको पता है ये बहुलक है, सबने आइडिया रहता है ये पॉलीमर है। सभी बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसे आप सबको पता है एकलक कहते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक रबड़ की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक रबड़ आपको पता है प्लांट से मिलता है। प्लांट का नाम ब्राजील में मिलता है, हीविया ब्रांजिलिसिस करके है शायद। और प्राकृतिक जो रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ चाहे कोई सा भी रबड़ हो, उसमें ब्यूटाडाइन तो होगा। लेकिन प्राकृतिक रबड़ में क्या होता है, 2 नंबर पर मैथिल लगा होता है, 2 नंबर पर मैथिल। इसे कहता है आइसोप्रीन। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। आईयूपीएसी नेम आप सब जानते हो, 1, 2, 3, 4 ब्यूटाडाइन, 2 नंबर पर मैथिल लगा। तो प्राकृतिक जो रबड़ है उसके अंदर जो एकलक इकाइयां है उसे बोलते हैं 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। दूसरा है नियोप्रीन। अब देखिए ये जो प्राकृतिक रबड़ है ना, प्राकृतिक रबड़, इसमें जो इकाई है जिसे आप आइसोप्रीन कहते हैं, ये 2 तरह से जुड़ सकती है। एक तरीका होता है समपक्ष तरीके का जुड़ने का और एक तरीका होता है विपक्ष तरीके के जुड़ने का। अगर ये समपक्ष तरीके से जुड़ता है तो आपका प्राकृतिक रबड़ बनता है, और विपक्ष तरीके से अगर 1,4 एडिशन होता है तो ये गट्टा पार्चा बनाता है। नियोप्रीन एक कृत्रिम रबड़ है। प्राकृतिक आप जानते हैं जो हमें पादप से प्राप्त हो, जंतु से प्राप्त हो, वो प्राकृतिक। जिसको लैब में बनाया जाए वो कृत्रिम। अब जो नियोप्रीन है वो एक संश्लेषित रबड़ है। अंतर क्या है, कोई भी रबड़ हो 1,3-ब्यूटाडाइन तो उसको पसंद है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो होगा। कोई भी दुनिया का रबड़ है 1,3-ब्यूटाडाइन तो होगा। लेकिन अगर 2 नंबर पे मैथिल लगा हो तो आइसोप्रीन, और 2 नंबर पे अगर क्लोरीन लगा हो तो उसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। जो नियोप्रीन है
उसके अंदर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। समझ में आ गया? याद करें, प्राकृतिक रबड़, कोई भी रबड़ 1,3-ब्यूटाडाइन तो रखेगा। 2 नंबर पर अगर मैथिल लग गया तब तो प्राकृतिक रबड़ हो गया, 2 नंबर पे क्लोरो रख गया तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको वो ये क्लोरोप्रिन कहलाता है। 2 नंबर पर मैथिल वाला आइसोप्रिन कहलाता है। 2 नंबर पर क्लोरीन लगा तो क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन जुड़ जुड़ कर क्या बना देंगे, नियोप्रिन। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, टेरेलिन और ग्लिप्टल। बार बार आरपीएससी के पसंदीदा दोनों बहुलक, ग्लिप्टल और टेरेलिन। दोनों में क्या अंतर है? टी वाले में टी है, टी वाले में टी है, दोनों में थैला है। ग्लिप्टल भी थैला लेकर चलता है और आपका जो टेरिलीन है जिसका दूसरा नाम डेक्रॉन है, डाका डेक्रॉन, टेरिलीन डेक्रॉन, टेरिलीन को ही बोलते हैं डेक्रॉन, डेक्रॉन डेक्रॉन। ये जो टेरिलीन है इसी का ही दूसरा नाम डेक्रॉन है। ग्लिप्टल और टेरिलीन इतना याद रहना चाहिए, टेरिलीन में टे है, इसके अंदर टे वाला चलेगा, टे वाला चलेगा। ग्लिप्टल देखो, ग्लिप्टल क्या है, एक प्रकार का बहुलक है जिसके अंदर 2 एकलक इकाइयां होती है। एक का नाम तो है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन क्या है, ये है एथिलीन, 2 OH लगा दिए, इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। दूसरा है थैला बनाओ, थैला, ये रहा थैला। 1 नंबर और 2 नंबर पर COOH जोड़ दो तो इसे बोलते हैं थैलिक एसिड। अगर ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों के बीच में रिएक्शन होती है, यानी अगर ये दोनों एकलक आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो छोटे मोटे अणुओं का बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, ग्लिप्टल बना लेते हैं। तो ग्लिप्टल किस किस से बना, एथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में किससे मिलकर बना, थैलिक एसिड से। ग्लिप्टल में एथिलीन ग्लाइकॉल और साथ में थैले वाला एसिड है, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड है। जो टेरिलीन है जिसका नाम डेक्रॉन है उसमें है तो एथिलीन ग्लाइकॉल ही, लेकिन साथ में कौन सा एसिड है, साथ में उसमें टर वाला है। टर वाले का मतलब होता है 1 नंबर और 4 नंबर पर COOH जोड़ना, 1 2 3 4। अगर 1 नंबर और 2 नंबर पर जुड़े तब तो थैले वाला बाबा थैलिकम, 1 नंबर और 4 नंबर पर जुड़े तो उसे बोलेंगे टरथैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड, ये टरथैलिक एसिड। 1 और 4 पे जुड़े तो टरथैलिक एसिड, 1 और 2 पे जुड़े तो थैलिक। जिसमें टे है उसके साथ टे चलेगा। जो टेरिलीन है उसमें भी एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ टरथैलिक एसिड है, लेकिन जो ग्लिप्टल है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ थैलिक एसिड। अब सुने मेरी बात, थोड़ा सा एक चीज और याद रखें, एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं, अम्ल और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनेगा, तो इसके अंदर एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो जो ग्लिप्टल और टेरिलीन जो है वो इस तरह के बहुलक हैं जिनके अंदर खूब सारे एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलिस्टर कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पॉलिस्टर टाइप का बहुलक कौन सा है, पॉलिस्टर का मतलब यह है कि जिनके अंदर एस्टर बॉन्ड हो। एस्टर बॉन्ड कब बनता है, जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं। जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं, H2O बाहर निकल जाता है, एस्टर बनता है, इसीलिए हम कहते हैं ग्लिप्टल क्या है, पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर है। टेरिलीन में टाटा वाला आएगा, यानी ये वाला आएगा, टेरिलीन जिसको डेक्रॉन कहते हैं, टरथैलिक एसिड के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल है, और ग्लिप्टल में तो थैलिक एसिड के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अभी बोला था 1 मिनट पहले, पॉलिस्टर कौन है जिसमें एस्टर लिंकेज। एस्टर कब बनता है, एस्टर तो तब बनता है जब एक में अल्कोहल और एक में एसिड हो। ऐसे एग्जाम्पल कौन से पढ़े थे, एक तो ग्लिप्टल पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था, टेरिलीन पढ़ा था। टेरिलीन का ही दूसरा नाम क्या है, डेक्रॉन है। ग्लिप्टल में कौन कौन है, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल तो है, साथ में थैले वाला एसिड है। लेकिन जो टेरिलीन है उसके अंदर क्या है, उसमें अभी हमने पढ़ा कि साहब ग्लाइकॉल के साथ क्या है, टरथैलिक एसिड है। अब देखें, आपसे पूछा गया इनमें से पॉलिस्टर कौन है, अभी बताया था जो टेरिलीन है वो पॉलिस्टर है, क्योंकि उसके अंदर एस्टर लिंकेज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि टेरिलीन जो बनता है वो ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड से बनता है। सबने पढ़ा होगा बेकेलाइट कैसे बनता है। बेकेलाइट पर जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं, बेकेलाइट कैसे बनाएंगे। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनेगा। दूसरा, बेकेलाइट क्या है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको पता है बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पद अभिक्रिया बहुलक का उदाहरण नहीं है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया।
पद अभिक्रिया बहुलक, पद अभिक्रिया बहुलक का मतलब यहां पर हमारी एनसीईआरटी की बुक का मतलब होता है संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण, इनमें से कौन सी रिएक्शन संघनन बहुलीकरण का उदाहरण नहीं है? देखिए बहुलीकरण दो तरह का होता है, एक होता है योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक में क्या होता है, छोटे मोटे अणु बाहर नहीं निकलते, जैसे खूब सारे एथीन जुड़ गए तो पॉलीथीन बन गई, खूब सारे वाइनिल क्लोराइड जुड़ गए तो पीवीसी बन गया, खूब सारे वाइनिल साइनाइड बन गए तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन गया, वो कहलाता है योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में आपको एक ही मोनोमर मिलेगा। आपको जैसे मैंने कहा पॉलीथीन बनी, तो आपने सोचा पॉलीथीन किससे बनी, खूब सारे एथीन जुड़े, तो किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा अणु बाहर नहीं निकलता, वो कहलाता है योगात्मक बहुलीकरण। लेकिन आपको लगे कि इसके अंदर दो अलग अलग तरह के एक अलग भाग ले रहे हैं, दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, दोनों में से कोई ना कोई रिएक्शन होगी, छोटा मोटा अणु पानी अमोनिया बाहर निकलेंगे, तो वो संघनन बहुलीकरण के उदाहरण होते हैं। संघनन का मतलब छोटे मोटे अणुओं का बाहर निकलना। राजस्थान बोर्ड की लैंग्वेज में इसी तरीके का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद अभिक्रिया, बहुत शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ पदंश वृद्धि बहुलक। मैंने क्या कहा, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले राजस्थान बोर्ड की किताब सामने होनी चाहिए। पदंश वृद्धि बहुलक का उदाहरण नहीं है। पदंश वृद्धि बहुलक का मतलब यह है संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन सोचना भी पड़ता है। पहला ग्लिप्टल, अब ये भी कहा ग्लिप्टल तो दो अलग अलग एकलक होते हैं, एक ग्लाइकॉल होता है, एक अम्ल होता है, एक ग्लाइकॉल होता है और एक साथ में अभी भी बताया था थैलिक एसिड। इसमें तो रिएक्शन होती है। तो अगर आपको लगे कि दो मोनोमर भाग ले रहे हैं, दो अलग अलग एकलक भाग ले रहे हैं जिनमें दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, तो वो संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है। जैसे ग्लिप्टल है, ये संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें अल्कोहल है, दूसरा एसिड है। डेक्रोन, डेक्रोन तो टेरिलीन का नाम है, उसमें भी अल्कोहल और साथ में एसिड है, वो बात अलग है। टेक्रोन को टेरिलीन कहते हैं, टेट्राथैलिक एसिड है। नाइलॉन 6,6 सबको पता होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ एडिपिक एसिड है, तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन अलग, एडिपिक एसिड अलग, तो दो अलग अलग क्रियात्मक समूह हो गए। तो एक ही आंसर रह गया पॉलीमेथिल मेथिक्रेट। कई बार कट भी करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन क्या है? हमारे राजस्थान बोर्ड की किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ टिंचर आयोडीन क्या है, और आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा भी जा चुका टिंचर आयोडीन क्या है। टिंचर आयोडीन का मतलब आयोडीन तो होगा, और साथ में आयोडीन को किस में मिलाया जाएगा? अल्कोहल में। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन आपका टिंचर आयोडीन कहलाता है। 2 से 3% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई। विटामिन ई से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे। विटामिन B12 की कमी, परनीसियस एनीमिया। विटामिन B1 की कमी, बेरी। विटामिन ई देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। आरबीसी का भुरभुरेपन में वृद्धि, मांसपेशियों का कमजोर होना विटामिन ई कहलाता है। तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया एक बार, टोकोफेरॉल। टेफ्लॉन किससे मिलकर बनता है? तो सबको पता है टेफ्लॉन नॉन स्टिकी बर्तन में काम आता है। टेफ्लॉन कैसे बनेगा खुद ही सोचेंगे। सबसे पहले मैं एथीन बना लेता हूं, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके चारों हाइड्रोजन को हटा के 4 फ्लोरीन लगा लेता हूं। ये वाली चीज कहलाएगी टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन, और जब खूब सारे टेट्राफ्लोरोएथीन आपस में जुड़ेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे आप क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। तो टेट्राफ्लोरो जो एथीन है उससे जो बहुलक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लासेस अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसके अंदर पूरी मेहनत कर रहा हूं और मेरा मन भी यही है कि किसी भी तरीके से आप लोग जरूर इस बार सेलेक्ट हो। कौन सी कुछ क्वेश्चंस रिपीट करने के लिए? ग्लूकोज की रिएक्शन है, याद नहीं आए तो दूसरे नंबर की क्लास वापस देखें। ग्लूकोज में अगर ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, वो COH में बदलता है। याद आना चाहिए तुरंत, याद आ जाना चाहिए तुरंत, CHO याद आना चाहिए तुरंत। खाना खाते समय रुक जाओ, 2 मिनट पानी पी लो, याद नहीं आ रहा तो फिर सोचो, फिर खाना खाओ। आया होगा ध्यान? ग्लूकोज, ब्रोमीन जल, तुरंत याद आना चाहिए कि ब्रोमीन जल तो ऐसा है केवल इस एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है। आया ध्यान? कौन सा बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। कंसंट्रेट HNO3 याद करो, इसको भी मारेगा, इसको भी मारेगा, इसको भी एसिड में बदलू, इसको भी एसिड में बदलू, सैक्रिक एसिड। याद करो फेनिलहाइड्रेजीन,
ग्लूकोज फेनिलहाइड्रोजीन के कितने अणु काम में लेता है? 3। और क्या बना लेता है? ओसाजोन। अच्छा, तुरंत याद आना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। कौन सी रिएक्शन है? याद करेंगे HI के साथ। HI ठेकेदार है एल्केन बनाने का, नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। अरे 4 रिएक्शन याद हो गई, 5वीं भी हो गई, 6ठी भी लास्ट बच गई। याद करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर एल्कोहलिक ग्रुप है। इसका पता कैसे चलता है? इसका एसिटिलीकरण करा लो, HH हटा दो, यहाँ एसीटेट ग्रुप लगा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई थी। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप पाए जाते हैं, ग्लूकोज के एसिटिलीकरण रिएक्शंस। वही क्वेश्चन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर, डाइसैकेराइड सारे रिड्यूसिंग शुगर, किसे छोड़कर? सुक्रोज। अभी बताया ग्लूकोज 2 फॉर्मों में मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज और क्या? बीटा डी ग्लूकोज। दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स आपस में कौन से नंबर के कार्बन में भिन्नता रखते हैं? 1 नंबर के कार्बन पे। प्रोटीन सबको पता है एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, और एमिनो अम्लों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? पेप्टाइड लिंकेज होता है। कौन सी दवा पीड़ाहारी? कई बार ऐसा होता है, मैं याद नहीं आता। पेंसिलिन तो हो नहीं सकता, पेंसिलिन तो हमने एंटीबायोटिक पढ़ा था, पेंसिलिन जी पढ़ा था, हमने पढ़ा था, ये तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। क्लोरोमाइसिटीन भी नहीं होता पीड़ाहारी। पीड़ाहारी यहां पर कौन है? नोवल्जिन। नोवल्जिन क्या है? पीड़ाहारी का मतलब जो दर्द को कम करे। हमने पढ़े थे, याद आना चाहिए। जैसे पीड़ाहारी पढ़ेंगे, एनाल्जेसिक 2 तरह के पढ़े थे, एक तो आदी हो जाए, एक आदी ना हो। मार्फिन, कोडीन, हेरोइन आदी वाले, तुरंत याद आना चाहिए मार्फिन, कोडीन, हेरोइन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक, और तुरंत याद आना चाहिए पैरासीटामोल और एस्पिरिन नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक। प्राकृतिक रबड़ तुरंत याद आना चाहिए, कोई भी रबड़ है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो जरूर होगा। प्राकृतिक रबड़ तो आइसोप्रिन से बनता है, और उसके अंदर मैंने अभी कहा था आइसोप्रिन 2 तरह से जुड़ता है। जब 6 तरह से एडिशन होता है तो कौन सा रबड़ बनता है? प्राकृतिक रबड़ बनता है। बार बार आपसे एक ही बात, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है मेरी, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट क्लासेस को देख रहे हैं वो NM क्लासेस के ऐप पर भी जाएं। मैं आपको बता चुका, वहां पर आपको 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, केमिस्ट्री की क्लासेस भी अवेलेबल होगी, और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक तो वो टॉपिक्स भी अवेलेबल होंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं? देखो, नायलॉन 6-6, थोड़ा सा आइडिया याद रखें। नायलॉन 6-6, 2 तरह के नायलॉन, एक तो होता है 6-6, कुछ नहीं है, राजस्थान बोर्ड की बुकों को सामने रखो भाई। नायलॉन 6-6, एक याद रखना है नायलॉन 6, दोनों में अंतर है। नायलॉन 6 जिससे मिलकर बनता है वो है कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6-6 किससे मिलकर बनता है? शुरू से पढ़ते आ रहे हो, रीट की एग्जाम दी है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। तो नायलॉन 6 का एकलक कैप्रोलैक्टम है, सही है। नायलॉन 6 का एकलक टेरिलीन है, ये तो गलत है। हाँ, ये सही है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके बैकेलाइट बनाता है। बैकेलाइट कैसा है? थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग? ये तो थर्मोसेटिंग है। अभी भी बताया था, प्राकृतिक जो रबड़ होता है उसकी यूनिट कौन सी है? आइसोप्रिन। आइसोप्रिन क्या है? तुरंत याद आना चाहिए, 2 नंबर पे मैथिल लगाऊं, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आइसोप्रिन है। और किस टाइप का एडिशन होता है? सिस टाइप का। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? और ये क्वेश्चन इस साल 1st ग्रेड में पूछा गया। लैंग्वेज अलग थी, क्या पूछा गया? इनमें से वो कौन सा बहुलक है जो पादप और जंतुओं से नहीं मिलता? प्राकृतिक बहुलक का मतलब जो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले। स्टार्च प्लांट से मिले, सेलुलोज प्लांट से मिले, प्रोटीन एनिमल से मिले, टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन से बने। टेफ्लॉन आते ही नॉन स्टिकी बर्तन, तुरंत सोचेंगे एथीन की चारों हाइड्रोजन खोपड़ी से उड़ा दूंगा, 4 फ्लोरीन लगाऊंगा। टेट्राफ्लोरोएथिलीन से क्या बनता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन आपका प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम बहुलक। ग्लिप्टल याद आना चाहिए, ग्लिप्टल याद आना चाहिए, ग्लिप्टल और टेरिलीन। ग्लिप्टल आते ही दिमाग में आना चाहिए, एक तो अल्कोहल तो है, तो इनमें अल्कोहल तो ग्लाइकोल है, और याद आना चाहिए इसमें थैले वाला बाबा है, तो एथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में क्या है? थैलिक एसिड,
क्या बनता है, ग्लिप्टल। तुरंत यही याद आना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ थैले के साथ टरथैलिक एसिड हो तो ग्लिप्टल नहीं बनेगा, टेरिलीन बनेगा। टेरिलीन का ही दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन है। अरे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से तो बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट क्या है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिक, थर्मोसेटिक। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा ये कैसा प्रोटीन है, रेशा है या नहीं, फाइबर। और सबको पता है फाइबर जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, रेशा, रेशा फाइबर, धागा ही तो है। रेशादार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। सबको पता है बालों में जो प्रोटीन है वो केराटिन है। प्रोटीन दो तरह का है, रेशे वाला रेशेदार प्रोटीन, गोल गोल गोलिका में प्रोटीन। गोलिका में प्रोटीन कौन सा है, हीमोग्लोबिन, गोला है हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, इंसुलिन, ये गोलाकार प्रोटीन है। जबकि केराटिन कैसा है, रेशेदार प्रोटीन है। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी छाप, इतना तो याद रहता है, आरएनए में थाइमीन नहीं है, बस हो गया। इसमें है थाइमीन, इसमें है थाइमीन, इसमें है थाइमीन, इसमें नहीं है। सबको पता है आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है, यूरासिल। यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया संस्कृत वाला इस साल कि इनमें से डीएनए और आरएनए, उनमें कौन सा जो नाइट्रोजनी बेस है वो कॉमन नहीं है। समझ में आ गया होगा। वापस आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछ लिया ओलिगोसैकेराइड कौन सा है, सुक्रोज डाइसैकेराइड, फर्स्ट ग्रेड में पूछा। संस्कृत में पूछा ओलिगोसैकेराइड सुक्रोज, ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड, राइबोस मोनोसैकेराइड, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड। दो चीजें होती हैं, एक होता है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफिकेंट। एंटीसेप्टिक वो चीज होती है जो आप सबको पता है जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं वो एंटीसेप्टिक। आपको पता है पहले आती थी बर्नॉल, याद है बर्नॉल, तो बर्नॉल एंटीसेप्टिक होती थी, ये थोड़ी बाथरूम थोड़ी धोते थे, आप अपने ऊपर ही अप्लाई करते थे, वो एंटीसेप्टिक है। तो सॉफ्रोमाइसिन एंटीसेप्टिक, फ्यूरासिन एंटीसेप्टिक है। यहां आपसे रोगाणुनाशी का मतलब, रोगाणुनाशी का मतलब एंटीसेप्टिक नहीं, डिसइंफिकेंट। सबने सुना होगा जिससे बाथरूम धोते हैं, जो निर्जीवों पर अप्लाई किया जाता है। निर्जीव जो है, निर्जीव जो चीजें हैं वहां पर जीवाणु की ग्रोथ ना हो उसके लिए जो चीजें अप्लाई की जाती है वो रोगाणुनाशी। जो हमारे ऊपर अप्लाई किए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक है। लग गई, डिटॉल लगाया, डिटॉल जैसी राजस्थान बोर्ड की बुक सामने खुली होनी चाहिए। डिटॉल में क्लोरोजाइलिनॉल के साथ टर्पिनॉल है। सॉफ्रोमाइसिन एंटीसेप्टिक है, बर्नॉल में आ रही है। वो फ्यूरासिन एंटीसेप्टिक है, लेकिन फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन किसका काम करता है, डिसइंफिकेंट का। फिनाइल का सॉल्यूशन आता है 0.2% का। आप अपने ऊपर नहीं लगाते, समझ गए होंगे कहां लगाते। इनमें से कौन सा बार्बिट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है। देखो कई बार आरपीएससी में आपसे कहता हूं कि ये बुक है जो इतनी शानदार बुक लगती है मुझे, मैं तो, वो बात अलग है, लोग बड़ी बड़ी किताबें पसंद करते हैं, मुझे पसंद नहीं आती बड़ी, मुझे ये किताब ही पसंद आती है। एक्चुअल में बार्बिट्यूरिक अम्ल कहां काम आते हैं, ये जो बार्बिट्यूरिक अम्ल कहां काम आते हैं, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा प्रशांतक। प्रशांतक क्या होता है, जो कई बार मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके लिए जो दवाइयां दी जाती है उसको प्रशांतक कहते हैं। और प्रशांतक में जो दवाइयां आती है उनमें आता है बार्बिट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न, बाकायदा लिखा हुआ है। वेरोनल, एमीटल, नेम्बुटल, ये तीनों की तीनों बार्बिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न है। इक्वेनिल बार्बिट्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं। कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा, कोई बात इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। पिछली बार संस्कृत में पूछा है तो वो क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा। आपसे पूछा सेकंड ग्रेड में ग्लाइकॉल और थैला, तुरंत याद आ जाना चाहिए। ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड किसमें होता है, ग्लेप्टल। डेक्रोन मत कर देना, डेक्रोन तो टेरेलीन है, उसमें टरथैलिक एसिड। ग्लाइकॉल तो है, टरथैलिक एसिड है। पिछली बार 2018 में पूछा वो उस दवाई को क्या कहते हैं जो बुखार को कम करती है। पहला बार्बिट्यूरेट तो हो नहीं सकता। पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी होती है एंटीसेप्टिक, ये भी नहीं हो सकता। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। पायरेटिक, 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 पायरक, पायरो, पायरो शब्द ही तो आपके लिए होता है कि वो दवाइयां जो बुखार को कम करती हैं उनको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। याद करें एंटी फर्टिलिटी पर क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल है, दोनों आपसे पूछे जा चुके। आरपीएससी ने पूछा इनमें से एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन सी, हम कहेंगे नॉरहेथेंड्रॉन। आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट ने पूछा इनमें से एंटी फर्टिलिटी ड्रग कौन सी है, तो देखो टप्पे भी लगाने पड़ते हैं। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम तो स्वीटनिंग एजेंट है,
मीठा करता है। सॉफ्रोमाइसिन तो हो ही नहीं सकता, सॉफ्रोमाइसिन तो एंटीसेप्टिक है। इसका आंसर है नोवेस्ट्रॉल। नोवेस्ट्रॉल और आपके नॉरएथिंड्रोल दोनों एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। उम्मीद करता हूं आज की ये 30-35 मिनट की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपसे बार बार यही कहना, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, और जो स्टूडेंट मेरे ऐप जो जुड़े हैं इन पर, वो एनएम क्लासेस के ऐप को सब्सक्राइब करें, एनएम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और मिलेंगी। और अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा परसों, ये तीनों टॉपिक्स हमारे हो गए। परसों जो होगा, परसों हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। एक बार इस महीने के अंदर अंदर मैं आपकी पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा, और उसके बाद लास्ट के जो 10 दिन चलेंगे उनके अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरी कोशिश ये रहेगी रिपीट करो। जैसे अब मैं आपको परसों जो चालू करूंगा वो सरफेस केमिस्ट्री चालू करूंगा। सरफेस केमिस्ट्री खत्म होती ही उसके बाद फिर मैं चारों को वापस रिवाइज कराऊंगा, फिर मेटलर्जी लूंगा, फिर पांचों को रिवाइज कराऊंगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके इस महीने में मैं पूरी केमिस्ट्री याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू आज के।